अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। होम 80 चैनल के साथ एक और बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड को लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम बड़े इंटरेस्टिंग ऑर्गन की बात कर रहे हैं जिसको हम आम ज़बान में जिगर कहते हैं, लिवर कहते हैं। अक्सर लोग जिगर को मुशाबहत देते हैं दोस्ती के साथ, बेस्ट फ्रेंड, ये तो मेरा जिगरा है, ये मेरा जिगर है। लेकिन जिगर कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ऑफकोर्स ये हमें पता भी होना चाहिए और इसमें क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो। तो हमने सोचा कि हम इसके लिए बेस्ट कंसल्टेंट हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत कुमार लोहाना हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। और ऑफ कोर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिगर के मसले, ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन में या जिगर में क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि एक हामला खातून है तो उसके जिगर में क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या मसले आ सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान आम तौर पर ख़वातीन जो है सबसे पहले तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट हैं या जो ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, ठीक है, उनसे पहले राब्ते में आती हैं और एक रूटीन इन्वेस्टिगेशंस उनकी की जाती हैं, ठीक है, कि कॉमन कंप्लीट ब्लड काउंट है और उसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट हैं और साथ साथ लिवर फंक्शन टेस्ट। तो आम तौर पर आप समझें कि 100 में से कोई 70-75% लेडीज़ को कोई भी जिगर की कोई बीमारी दरपेश नहीं आती और वो बिल्कुल हमल उनका आसानी से गुजर जाता है और फिर उसमें उनको कोई भी पेचीदगियाँ नहीं आती। हाउएवर 25% to 30% हमलावर जो भी औरतें हैं उनमें जिगर की पेचीदगियाँ आती हैं और उनको ट्रबल शूट करना ये एक ज़रूरी जो है वो अहम मैं समझता हूँ कि काम है और उसमें ज़्यादातर जो है वो एक हेपेटोलॉजिस्ट जो लिवर स्पेशलिस्ट हैं, जो जिगर के माहिरीन हैं, उनसे रब्ता किया जाता है। अच्छा, मैं अगर आपको नाम बताता चलूँ कि सबसे पहले तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, HEG उसको कहा जाता है। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में आमतौर पर औरतों को उल्टियाँ शुरू होती हैं। ये सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू होता है और इनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन, इनकी मेन जो चीफ कंप्लेन होती है वो वोमिटिंग होती हैं, जो वोमिटिंग किसी चीज़ से सही नहीं होती। बाज़ औरतों को अपनी प्रेगनेंसी और लास्ट उनकी जो साइकिल है उनका पता नहीं होता है, तो वो ज़्यादातर क्लिनिक में लैंड अप होती हैं विथ वोमिटिंग, उल्टियों के साथ। तो जब वो उल्टियों के साथ आती हैं तो फिर अगर किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिल गई या किसी जनरल प्रैक्टिशनर से मिल गई तो उन्होंने एक बीटा HCG एक टेस्ट होता है ब्लड के ज़रिए जिससे वो पता किया जाता है कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो ये एक समझें कि ये एक प्रेजेंटेशन है। तो डॉक्टर साहब, जो दिखाया जाता है अक्सर फिल्मों में और जगहों पे कि यही एक सिम्टम दिखाते हैं, हालांकि दैट इज़ नॉट ट्रू। इसके अलावा ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती है प्रेगनेंसी में, लेकिन ये कॉमन आप कहेंगे इसको कि कॉमन होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम आप समझें कि ये ज़्यादातर हर प्रेगनेंसी में होता है। अगर एक हमलावर औरत हैं, उनको अगर पहली प्रेगनेंसी में उल्टियाँ रही हैं तो ये लाइकली चांसेस हैं कि उनको दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी में भी वही वाली कैफियत दोबारा हो। हो सकता है कि उनकी ड्यूरेशन हर प्रेगनेंसी के साथ कम होती रहे, लेकिन उनको हर प्रेगनेंसी में ये सिम्टम्स आती हैं फॉर शॉर्टर और लॉन्गर ड्यूरेशन। ज़्यादातर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीनों में ये मौजूद होती हैं। अच्छा, उसके अलावा ये बिनाइन कंडीशन है, मतलब इसमें कोई बड़ी सीरियस चीज़ नहीं है। 3 महीने 4 महीने भी उल्टियाँ चलती हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इसको फिजियोलॉजिकल कहेंगे टू सम एक्सटेंट? नहीं, नॉट फिजियोलॉजिकल। देखें, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस आती हैं ह्यूमन बॉडी में, एक प्रेग्नेंट लेडी में, लेकिन ये जाहिर सी बात है एक एबनॉर्मल कंडीशन है। तो दिस इज़ नॉट अ फिजियोलॉजी, और जिसमें जाहिर सी बात है कि तरीके की बीमारी तो प्रेजेंट करता है। जाहिर सी बात है अगर एक मरीज है, एक कंडीशन हो जाती है ना, कंडीशन है 25, अगर फॉर एग्जांपल दिन के 24 घंटे अगर उल्टियाँ हो रही हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो। के अलावा हमारे पास जो कॉमन इलनेसेस हैं वो एक्यूट हेपेटाइटिस हैं, जिसमें हम एक्यूट हेपेटाइटिस A है, एक्यूट हेपेटाइटिस E वायरस है, एंड फिर एक्यूट हेपेटाइटिस B और एक एक्यूट हेपेटाइटिस C। हेपेटाइटिस C ज़्यादा तौर पर एक्यूट नहीं होता है, वो ज़्यादातर क्रॉनिक ही होता है, लेकिन पहले के जो वायरसेस हैं A, B और E वो एक्यूट हो सकते हैं। इसमें मैं बताता चलूँ कि हेपेटाइटिस E एक वाहिद जरासीम है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में अगर हो तो उसमें रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर 100 ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं अगर उनमें ही हेपेटाइटिस E होता है तो 20% ख़वातीन 20 औरतों में उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। काफ़ी बड़ा नंबर है, नुकसान जो है बहुत ज़्यादा नंबर है। और अगर हम देखें हमारे पास जो नंबर्स आते हैं आए दिन हेपेटाइटिस E के, तो आप
अंदाज़ा लगाएं ये तकरीबन लाखों में जाकर ये नंबर्स पड़ते हैं। और इनमें तकरीबन 20% लेडीज़ में जॉन्डिस, डीप जॉन्डिस, पीलिया आ जाता है, पेशाब का कलर जो है वो येलो आ जाता है, खाना कम हो जाता है, उल्टी, पतली और बॉडी वीकनेसेस इस तरीके से वो प्रेजेंट होती हैं। आप देखें इसकी कोई ख़ास कोई एक सिम्टम नहीं है, कोई एक सिम्टम हो तो मरीज़ फौरी तौर पर अस्पताल आ जाए। ये ज़्यादातर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जिसको हम फ्लू लाइक सिम्टम्स भी कहते हैं या इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन डॉक्टर साहब इसको लोग अक्सर नॉर्मल लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी तवज्जो नहीं देते इसके ऊपर। बिल्कुल, जब तक जाहिर सी बात है कि आंखें बिल्कुल पीली ना हो जाए या बिल्कुल पेशाब का कलर येलो ना हो जाए, बिल्कुल डार्क येलो ना हो जाए, तो तब तक तो वो रिपोर्ट नहीं करते। ज़्यादातर वो आपको पता है कि जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं। तो जनरल फिजिशियन अगर इतने ज़्यादा अगर वो तवज्जो से देखे और पेशेंट का अगर लिवर फंक्शन टेस्ट करवा लें तो मेरा ख्याल है वो जो है वो आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस हैं प्रेगनेंसी में जो जाहिर सी बात है कि स्पेशलिस्ट के डोमेन में फॉल करती हैं, जैसे एक बिनाइन इंट्राहेपेटिक कोलिसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ICP उसको कहते हैं हम। उसमें औरतों को ज़्यादातर खारिश होती है, उनको ज़्यादा इचिंग होती है और वो इचिंग समझें कि वो बताते भी ऐसे ही हैं कि हम प्रेगनेंसी के दौरान ये शुरू होता है और फिर प्रेगनेंसी के तकरीबन 2-3 महीने बाद तक भी उनको ये इचिंग चलती रहती है। अगर वो वक्त पर डायग्नोस ना हो तो जाहिर सी बात है कि मरीज़ों को बड़ी मुश्किल पेश आती है और आप सोचें कि उनको एक जान भी अपने साथ जो है वो लेकर चलनी है, फिर उसकी जब वो पैदा होता है बच्चा तो उसकी भी ख्याल रखना होता है। फिर इस दौरान अगर उनको भी ये मसले पेश आते रहे, इचिंग भी चलती रहे तो उनकी जाहिर सी बात है लाइफ स्टाइल बड़ी कंप्रोमाइज़ होती है। जो इचिंग हो रही है लिवर की प्रॉब्लम की वजह से, ये कभी कभी ऐसा भी तो होता है पूरी प्रेगनेंसी चल रही है। बिल्कुल, प्रेगनेंसी में ये ज़्यादातर जो मैंने जो बताया आपको इंट्राहेपेटिक कोलिसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ICP जिसको हम कहते हैं, ये ज़्यादातर तीसरे ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर में आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि हम इसको क्या दवाइयाँ दें, बिकॉज हमें तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है प्रेगनेंसी में। एक तो वैसी लिवर पे हर दवाई नहीं आपको देनी चाहिए, फिर प्रेगनेंसी है तो आपके ख्याल से कौन सी दवाई, या इसको हम छोड़ दें, कंजर्वेटिवली ट्रीट करें, क्या आप कहेंगे इसके बारे में? देखिए, प्रेगनेंसी में मैं मशवरा देता हूँ कि कम से कम दवाइयाँ लें। बिल्कुल सही। ज़्यादातर ओरल मेडिकेशंस लें, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम रखें, क्योंकि आप ये जहन में रखें कि जब आप दवाई कोई भी ले रहे होते हैं तो सिर्फ आपकी जान का सवाल नहीं होता, एक एडेड जान है, एक अलग से एक जान है आपके अंदर, उसका भी ख्याल रखना होता है। अच्छा, मसला यहाँ पर पैदा होता है कि बाज़ वक्त लोग दवाई तो लेते हैं लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल से वो वाकिफ़ नहीं होते। अब मैं तो नहीं समझता कि हर मरीज़ को ये साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल पता होनी चाहिए। ये ज़्यादातर एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी वो अगर दवाई वो एंटीबायोटिक की सूरत में है या क्यों ना कफ, फीवर, फ्लू के लिए अगर वो दवाई दे रहे हैं तो लाजमी बात है कि वो दवाई के साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल उनको याद हो, उनको पता हो और कौन सी दवाई जो है देनी चाहिए और कौन सी नहीं देनी चाहिए। आमतौर पर इसकी हम प्रेगनेंसी की पूरी एक हर दवाई की एक कैटेगरी डिफाइन की गई है। अब वो कैटेगरी है फ्रॉम A, B, C, D। तो कैटेगरी A ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जहाँ पर आप सेफली दवाइयाँ दे सकते हैं। कैटेगरी B वो है जिसमें ह्यूमन्स ट्रायल में कोई बड़ी कोई बीमारी या कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है तो वो आप दे सकते हैं व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, अगर एब्सोल्युटली नेसेसरी है तो आप दे दें। कैटेगरी C वाली जो मेडिकेशन है उसको ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। और कैटेगरी D तो बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड है। अच्छा, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में प्रेगनेंसी और नो प्रेगनेंसी देनी नहीं है वो जी। और कैटेगरी X आता है, कैटेगरी X तो समझे फेटल है, वो ऐसी दवाई है जो आपको देनी नहीं है वरना बच्चे की जान चली जाती है। तो इसकी अब जाहिर सी बात है एक मरीज़ को तो हम सब चीज़ें ये नहीं कर सकते, तो जो डॉक्टर है, जो ट्रीटिंग फिजिशियन है या जो गायनेकोलॉजिस्ट है, वो जब भी कोई दवाई देती हैं तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल। डॉक्टर साहब, कैटेगरी X आपने का जो बिल्कुल नहीं देनी है प्रेगनेंसी में, उनके कुछ नाम आप बता सकते हैं हमें? कैटेगरी A में जो X आपने का जो बिल्कुल नहीं देनी है, कैटेगरी A में देखें कुछ आपके मिग्रेन के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं दवाइयाँ, एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस हैं जैसे कार्बामेज़ेपिन है। और इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो जैसे एर्गोटियामाइंस है। एर्गोटियामाइंस एक ऐसी है जो आमतौर पर पहले दी जाती थी फॉर वोमिटिंग और बहुत सारे, और अब तो वो बिल्कुल बैन हो चुकी है। उसकी वजह से थ्रेटेड अबॉर्शन हो जाते थे, एक्यूट फीटल लॉस हो जाते थे, तो ये जो है वो उनकी कॉम्प्लिकेशन। एक चीज़ का सर बताइए यहाँ पर कि लिवर के अंदर चेंजेस किस तरह से आते हैं? क्या फैटी लिवर हो जाता है उस पर, क्योंकि ज़ाहिर वेट तो बढ़ रहा होता है फीमेल का प्रेगनेंसी में,
तो इसका थोड़ा सा हमें बताइए कि लिवर के अंदर जो नॉर्मल चेंजेस जो आ रहे होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, वो क्या क्या हैं, और आपने बीमारी हमें 2-3 बता भी दी हैं, तो ये भी थोड़ा सा बता दीजिए हमें। देखिए, नॉर्मल ये है कि प्रेगनेंसी में जनरली खवातीन का वेट बढ़ता है, ठीक है, और वो होता है ज़्यादातर फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। ओके, उसमें ज़्यादा जो है ना वो फैट का इतना ज़्यादा नहीं होता है कि मतलब वो वज़न उनका बढ़ रहा है तो वो चर्बी है। ठीक है। अच्छा, बाज़ लोगों में जाहिर सी बात है सिग्निफिकेंट हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं, जैसे कि आपको पता है एस्ट्रोजन की लेवल्स हाई हो जाती हैं, प्रोजेस्टेरोन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी में हाई हो जाता है। इसके अलावा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोनल एलएच जो हार्मोन्स हैं उनकी वैल्यूज कम हो जाती हैं, हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी ग्लूकोजेनेसिस, शुगर की जो प्रोसेसिंग है विद इन द लिवर, वो भी थोड़ी मतलब मैं समझता हूँ अफेक्ट हो जाती है। इसकी वजह से फैटी लिवर एक आम सी कंडीशन है जो देखी जा सकती है, लेकिन वो फैटी लिवर क्या जिगर पर सोजिश कर रहा है, इन्फ्लेमेशन कर रहा है, उनकी जो लिवर फंक्शन टेस्ट है उसको एबनॉर्मल कर रहा है कि नहीं कर रहा, या वो इवैल्यूएट करते रहना पड़ता है। जी, उसको बिल्कुल इवैल्यूएट करना होगा, और उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा कि उनको उस दौरान ट्रीटमेंट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। फिजियोलॉजिकली आप समझेंगे तकरीबन 20% वेट इंक्रीज होता है जनरली खवातीन का। अगर नहीं हो रहा किसी का 20% वेट रिडक्शन, तो इसका मतलब कोई और बीमारी उनको चल रही है। आमतौर पर ये फ्लूइड रिटेंशन की वजह से और थोड़ा बहुत हार्मोनल चेंजेस की वजह से, फैट मेटाबॉलिज्म की, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। एक चीज़ थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये बताइए कि उसमें पेशेंट को ऑफ कोर्स आपने बताया कि नौजिया रहता है, और क्या चीज़ें खानी चाहिए जो लिवर के लिए बहुत अच्छी हो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रेजीम? देखिए, सेफ और हेल्दी डाइट खानी चाहिए। ठीक है। लिवर पर देखें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है डायरेक्टली जो आप समझेंगे जब आप खाना खाते हैं तो वो पहले स्टमक से स्मॉल बाउल, लार्ज बाउल, जाहिर सी बात है वहाँ से गुजरता है, फिर वो जिगर पर जाता है। तो सबसे पहले खाने सब खाने चाहिए। मैं नहीं समझता कोई एक खास खाना जिसको प्रेफर किया जाए और किसी को किया जाए। ज़्यादातर अच्छा, इसमें एक पूरा एक कम्प्लीटली एक कम्प्रीहेंसिव डाइट होनी चाहिए, जिसमें आपके विटामिन्स हों, कार्ब्स अच्छे हों, प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, जिसमें आप चिकन, गोश्त, मटन खा सकते हैं, सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी, चावल, दालें, सेरेल्स हर किस्म की इस्तेमाल की। कोई ममानियत नहीं है, कोई ममानियत नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में और थोड़ा सा हमें बताइए, और कोई और बीमारी हो सकती है? जैसे अब लिवर के साथ साथ हमारा गॉल ब्लैडर भी अटैच्ड है। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो रहे हैं पेशेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी तो बड़ा मसला हो सकता है, राइट डॉक्टर साहब? तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? एग्जैक्टली, क्योंकि लिवर और गॉल ब्लैडर तो मिले हुए हैं, राइट? आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया है। दरअसल सब्जेक्ट हमारा जो लिवर से रिलेटेड था, लेकिन जाहिर सी बात है कि प्रेग्नेंट लेडी में अगर आप जीआई ट्रैक्ट की देखें, और जाहिर सी बात है गॉल ब्लैडर इज नॉट सीम्स टू बी अ पार्ट ऑफ द लिवर, वो ज़्यादातर जीआई ट्रैक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। तो इसमें देखें, गॉल ब्लैडर स्टोन्स आर कॉमन। अल्दो गॉल ब्लैडर स्टोन्स वैसे भी आपको पता है फीमेल प्रीपोर्टेंस होती है उसमें ज़्यादा, तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स अच्छा तकरीबन समझेंगे 30%, आप समझें 1/3 ऑफ द लेडी जिनमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं पहले से, तो 1/3 में वो कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी, इट इज़ पॉसिबल कि उनको एक गॉल स्टोन्स जो है वो कोलिसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर की सोजिश, पित्ते की सोजिश हो जाए, और उसमें कुछ ऐसे भी हैं जिसमें वो पित्ते की नाली में आ जाते हैं और वहाँ पर जो पेनक्रियाज है उसकी सोजिश करवाते हैं। तो आप रेकमेंड करते हैं कि किसी गॉल स्टोन्स हैं तो गॉल स्टोन्स रिमूव करा के फिर प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रहे हैं वो, या प्रेगनेंसी के साथ साथ गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आप बिल्कुल जो है ना वो हमारी कॉम्प्लेक्स जीआई को जो है ना वो आसानी से पहुंच गए। थैंक यू। देखें, यही एक ये जो चीज़ है जो जाहिर सी बात है स्पेशलिस्ट जानता है कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है। आमतौर पर आप समझेंगे जनरल फिजिशियन को छोड़ें, अगर ये किसी स्पेशलिस्ट से भी आप शायद सवाल पूछें तो वो भी इसमें आपको बड़ा एम्बिगुअस सा जवाब देंगे जो बिल्कुल एक कंक्लूसिव एविडेंस या कंक्लूसिव आंसर नहीं बिल्कुल सही। देखें, गॉल ब्लैडर जब भी सोजिश करता है तो उसको आप फर्स्ट हैंड पर निकालेंगे, अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, अगर प्रेगनेंसी से पहले होता है या प्रेगनेंसी के बाद होता है, वॉट एवर द टाइम इज, यू कैन नॉट जस्ट लीव गॉल स्टोन्स विथ सिम्टम्स। अगर वो गॉल स्टोन्स दर्द करवा रहे हैं, अगर गॉल स्टोन इन्फ्लेमेशन करवा रहा है, कोलिसिस्टाइटिस करवा रहा है, या वो बिलियरी पेनक्रेटाइटिस करवा रहा है, लोबेलिटी सोजिश करवा रहा है, तो यू कैन नॉट लीव इट। तो वो भले प्रेगनेंसी हो तब भी आपको करना है, बिकॉज अगर आप उसको छोड़ देंगे तो उससे रिस्क
अगर आप उसको छोड़ देंगे तो उससे रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ठीक उसको है। सेकेंड एपिसोड हो गया हाँ। पित्ते की सोजिश का, कोलिसिस्टाइटिस का, तो उसकी प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब हो जाती है। और प्रेगनेंसी के दौरान मुश्किल है। इन कंपेरिजन की अगर आप उसको उसी वक्त ही देन एंड देयर आप ऑपरेट कर दें और उसको Right. निकाल दें, तो ऐसा नहीं कि दिस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन। प्रेगनेंसी के दौरान अगर पित्ते में सोजिश होती है तो दिस ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड और सक्सेसफुली किया जाता है, लेकिन उसमें जाहिर सी बात है कि क्योंकि आपको चाहिए कि बच्चे को कोई ऐसे जी। नेसेसरी एक्सपोजर ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम ERCP एक मुआयना होता है Right. जो एंडोस्कोपी के जरिए पित्ते की ठीक है। नाली हम से निकालते हैं, पित्ते की नाली में से वो उसको। safe है। तो वो भी किया जाता है, बट Okay. एप्रन एक वो पर्टिकुलरली लेड एप्रन्स आते हैं जो आप मतलब जो बेबी के कवर करने के लिए माँ के आधे पेट के नीचे आप उसको कर सकते हैं, वो एक तरीके से शील्ड होती है। ठीक तो है। उसके दौरान फिर आप ERCP भी कर सकते हैं उसकी बिल्कुल। बेशक। अच्छा, एक लोगों ने बड़ा सवाल पूछा हमसे, लोग कहते हैं कि जिगर में आग है, जिगर में आग है जिसकी वजह से एसिडिटी होती है। तो मैंने उनको ऐसा डॉक्टर बताया कि बेसिकली जिगर का तो उतना नहीं होता जितना आपके पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी होती है। तो ऑफ कोर्स आप यू आर द कंसल्टेंट, यू आर द एक्सपर्ट, सो ये आप अक्सर लोगों के दिमाग में होता है कि जिगर की आग है, जिगर में बहुत गर्माइश है। ये बड़ा लफ्ज़ आपने भी सुना होगा, मैं भी सुनता रहता हूँ। तो व्हाट डू दे मीन बाय दैट? अब देखें हर किसी की अपनी टर्मिनोलॉजी है। अब पेशेंट तो जाहिर सी बात है कि वो मेडिकल लिटरेचर से तो वाकिफ of नहीं course. है, तो वो तो अपने ही लहजे में जी, बताएंगे। जी। और फिर हम एज अ डॉक्टर हमें भी बिल्कुल। ये ख्याल रखना होता है कि मरीज़ की लेवल पर जाकर उनको हाँ, समझाएं बिल्कुल सही और कह उनकी रहे हैं। बात समझें। जी। तो देखें बड़ी वेरिड सिम्टम है बेसिकली एसिडिटी, जी। जलन हो रही है। अब जलन को बहुत सारे जो लोग पेट की different- तेजाबियत है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ गया, राइट डॉक्टर साहब? जी। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। देखें आमतौर पर क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबके इंसान के जिस्म में एक जितना बनता है, ठीक है। थोड़ा वो डाइट से कंसर्न होता है। अगर स्पाइसेस आपने ज़्यादा ले लिए, जंक Stress से ज़्यादा होता ले है, लिए, हाँ। तो उससे फिर जाहिर सी बात है एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाती है। फिर मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स अगर कोई दवाई ले रहे हैं जिससे एसिड आपका कम हो जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप समझें कि उसकी क्वांटिटी थोड़ी वेरी करती है, ठीक बट है। जनरली इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट सेम अक्रॉस द बोर्ड। सब मरीजों में, सब इंसानों में एक जैसा एसिड बनता है। हाँ, लेकिन एसिड की जो हैंडलिंग है दैट इज़ द कंसर्न। ठीक है, Yes. अगर कोई फॉर एग्जांपल वज़न ज़्यादा है, उसके पेट पर चर्बी ज़्यादा है, तो आप सोचेंगे उसकी चर्बी की वजह से उसकी जो पेट का जो ठीक स्टमक है। का साइज़ है वो कंप्रेस हो जाता है। Right. ठीक है, इस वजह से वो एसिड जो है वो बार बार रिफ्लक्स करता है, वो खुराकी नाली में आ जाता है और मरीज़ फिर कंप्लेन करते हैं कि मुझे सीने की जलन हो रही है। ठीक है, एज़ फार एज अगर आपका नॉर्मल वेट है, अगर आपकी डाइट में स्पाइसेस कम है, अगर आप ओवर ईटिंग नहीं करते, तो भले आप मतलब कोई भी कंटेन आप फूड ले लें, आपको ठीक है। एसिडिटी तंग नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, प्रेगनेंसी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 30%, अगेन वही 1/3 का रूल यहाँ पर ठीक है, फॉलो होता है कि बिल्कुल। 1/3 ऑफ लेडीज़ में गट अपसेट्स होते हैं, ठीक जिसमें है। किसी को फॉर एग्जांपल गैस ब्लोटिंग होना शुरू हो ठीक जाती है, है। किसी को एसिड रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है, किसी को खाना देर से हजम होता है। तो ये आम सी सिम्टम्स हैं जो आए दिन मतलब 1/3 ऑफ लेडीज़ को होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं। और इसकी वजह ये है कि जब आप फिजियोलॉजिकल उस वेट ज़्यादा आता है, फिर जाहिर सी बात है आपके पेट है, पेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, सही, मैदा सही है, है। छोटी आंत, बड़ी आंत है, लबलबा है, बिल्कुल गुर्दे सही। हैं। तो जब उसमें ग्रेविड यूटेरस का वेट आता है, जब बच्चा उसमें आता है, ठीक तो है। वो जाहिर सी बात है जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स है उनको कंप्रेस करता है। तो सही। ये बेसिकली कंप्रेशन सिम्टम्स की वजह से उनको Right. रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये ऐसा है कि जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, तो अगर किसी को बहुत ही ट्रबलिंग सिम्टम्स हैं, गुजारा नहीं है, तो वो बेशक दवाई वगैरह ले सकती ठीक है, हैं बिल्कुल सही। डॉक्टर के मशवरे के बाद। अदरवाइज़ अगर वो सिम्टम्स बियर कर देती हैं, थोड़े बहुत घरू टोट के कर जैसे पुदीने का पानी पी लिया, मिल्क सही। पी लिया, दूध ठीक पी है। लिया, तो उससे भी बेहतर हो जाता है। और आम तौर पर ज़्यादातर ख़वातीन में जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, तो आप समझेंगे विद इन वीक और 2 वीक टाइम वो सिम्टम्स सारी गायब हो जाती हैं। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अजीत कुमार लोहाना ने हमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली, बड़ी अच्छी तरह, बड़ी खूबसूरती से बहुत सारे मसले बताए, स्पेशली जिगर के हवाले से, जो कि हामला ख़वातीन में होने के चांसेस होते हैं या बढ़ जाते हैं। आपका कोई भी सवाल हो डॉक्टर अजीत कुमार लोहाना से, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल के थ्रू से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इनको डॉक्टर साहब को फिर मदऊ करेंगे, क्योंकि जिगर के मसले, GI ट्रैक्ट के मसले बहुत कॉमन है,
तेज़ाबियत बहुत कॉमन है, इस पर हम बात करते रहेंगे। प्लीज़ अपने सवालों से हमें आगाही दीजिए ताकि हम आपकी मर्ज़ी के आगाही आपको दे सकें, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन होती है बहुत लोगों को। जैसे वही वाली बात मैंने इनसे कही थी कि लोग कहते हैं कि जिगर में आगे जिगर की गरमाइश है, वो बेसिकली आपके स्टमक की गरमाइश होती है, जो आपके पेट की गरमाइश है। लेकिन खैर ये बातें बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि लोगों को पता नहीं, तो हमारा काम है आपको थोड़ा सही गाइडेंस दे दें। तो आज का एपिसोड देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक। किसी चीज़ का तकलीफ नहीं रहा हमारे को।